गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने सेंटर स्टेट रिलेशन देखना स्टार्ट किया है और केंद्र राज्य संबंधों में जो हम लोगों ने कल तक देखा हुआ था, तो हमने एक तरीके के रिलेशन यानी जिसे लेजिस्लेटिव रिलेशन कहते हैं वो हम लोगों ने अभी तक देखे हुए थे। लेजिस्लेटिव रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल एक्सटेंट के बेसिस पर सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिवीज़न किया गया है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर पार्लियामेंट को यह राइट दिया गया है कि वे जो सेंटर स्टेट के मुद्दों पर यहाँ पर बोला गया कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर लॉ बना सकती है। तो कल हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल 249, जब राज्यसभा जो है यहाँ पर ऐसा कर सकती है। जब हमने देखा हुआ था कल आर्टिकल 250 यानी जो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 252 यानी जहाँ पर दो या अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करें तो उनके रिक्वेस्ट पर ऐसा किया जा सकता है। फिर हमने देखा 253 इंटरनेशनल ट्रीटी जो हैं, एग्रीमेंट हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करना हो तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कल हम लोगों ने यहां पर देखी हुई थी। आज जो हम लोगों को देखना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखना है सेंटर और स्टेट के बीच में। प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर हैं उनका डिवीजन किस तरीके से किया गया है। तो आज हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं इनके पावर को एक एक करके देखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब क्या हुआ कि जो लॉ पार्लियामेंट बना रही है, जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है, उसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा। तो बड़ा बेसिक सा है कि जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, यानी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको देखेगी। और जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पर लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को देखनी हैं। बस एक बार वहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखने हैं। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद फिर तब जो है इसको एलिब्रेट करते हैं कि क्या क्या है रिलेशन में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है, यहां पर हमने कहा कि अगर देखा जाए तो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ पार्लियामेंट बनाती है और इसे इम्प्लीमेंट करने वाला जो अथॉरिटी है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहां पर है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो है यहां पर लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करती है। कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं वहां पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अमूमन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। ये एक सामान्य यह मान्यता है, जनरल परसेप्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको यहां पर देखेगा। तो एक चीज तो समझ में आई कि जैसे लीगल जो है लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का भी डिवीजन किया गया है। यानी कि जिन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है उन्हीं सब्जेक्ट को वह इंप्लीमेंट भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जिन पर लॉ बनाती है उसी पर वो उसको इंप्लीमेंट भी करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिवीजन हुआ है। हमने लेजिस्लेटिव पावर में भी देखा था, एक समय तो डिवीजन कर दिया गया,
कि पावर आपके डिवाइडेड है, लेकिन दूसरी ओर पावर के डिवीजन के साथ साथ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार दे दिया गया था, यानी पार्लियामेंट का कंट्रोल कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर देखा गया। ठीक वैसे ही जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिवीजन करते हैं तो वैसे तो दोनों के ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल अलग अलग क्लियर हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वह कुछ पावर अथॉरिटी दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट पर, और स्टेट गवर्नमेंट पर यह अथॉरिटी किस रूप में दिखाई देता है? तो यह अथॉरिटी दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वह स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सर्टेन केसेस में डायरेक्शन दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि आपको एग्जीक्यूटिव पावर कैसे यूज करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। यह डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इस बात को यहां पर बताते हैं कि क्या यहां पर वह डायरेक्शन देते हैं। आर्टिकल 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन की बात करता है कि राज्य का और केंद्र का दायित्व क्या होगा। पहले इसको एक बार समझिएगा, फिर आगे चलते हैं। यहां पर बोला गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि राज्यों की सरकार को अपने कार्यपालिकी शक्तियों का इस्तेमाल इस रूप में करना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन हो सके, तो कंप्लायंस हो सके जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए। और ये एक ऐसा डायरेक्शन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वह डायरेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है तो आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो ये माना जाएगा कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है फेल हो चुका है, वहां की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, और यह साउंड ग्राउंड बनता है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का उस पर्टिकुलर स्टेट में। इसीलिए आपने सुना होगा जब CAA का मुद्दा चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, तो बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट जो थी, जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने कहा कि हम अपने यहां पर वह CAA को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो ऐसे समय में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने राय ओपिनियन दिया, उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि यह पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया लॉ है। अगर इसको ये इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो यह उन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का ग्राउंड बन सकता है और वहां की सरकारों को हटाया जा सकता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड any existing law which apply in that state, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। तो यहां पर पहला चीज जो हमें समझना है वह है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। यहां पर ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, ये यहां पर आर्टिकल 256 में मेंशन किया गया है, और यहां पर यह बोला गया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको बोला गया है कि वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकती है। ये डायरेक्शन जो यहां पर दिया जाएगा, ये डायरेक्शन किस लिए दिया जाएगा कि यहां पर जो है कंप्लायंस जो है वो हो सके किसका, वो पार्लियामेंट्री लॉ का, कि यानी कि वहां पर जो है वह उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, वह वहां पर जो है कंप्लायंस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो यहां पर जो है ऐसा किया जा सकता है। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं उनका अनुसरण किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है,
अगर ये फेल होता है तो यह ग्राउंड बन सकता है आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाने का। दूसरा जो यहाँ पर आर्टिकल है वो यहाँ पर बोलता है आर्टिकल 257। ये 257 भी एक तरीके का डायरेक्शन है जो कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। यह केंद्र के यूनियन के कंट्रोल की बात करता है ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, राज्यों के ऊपर कुछ केसेस में वह कंट्रोल की बात करता है। और वो कंट्रोल क्या है? तो कहा गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। यानी कि कोई भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर जो है वह ऐसे एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज में वो इम्पीड या एक बाधा उत्पन्न करे, वहां ऑब्स्टेकल क्रिएट करे या उसको लेकर प्रेजुडाइज हो या पूर्वाग्रह हो। जैसे कि मान लीजिए कि इनकम टैक्स जो ऑफिसर हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर वह उनका एडमिनिस्टर होते हैं, उनको गवर्न किया जाता है। अब कोई इनकम टैक्स ऑफिसर किसी स्टेट में किसी मिनिस्टर पर वहां पर रेड करता है और वहां की पुलिस जाकर इनकम टैक्स ऑफिसर को ही रोक ले या वहां पर जो है वह तलाशी करने ही न दे। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं स्टेट में भेज रहा है उसके कंसेंट के बाद और तब वहां पर जो है वह प्रेजुडाइज्ड हो रहे हैं या उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी कि आपको ऐसा नहीं करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 365 यहां पर जो है अप्लीकेबल हो जाएगा। आप हमारे डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और यह हमारा बेस बनेगा आपके गवर्नमेंट को हटाने का आर्टिकल 356 के तहत। तो यानी कि राज्य की सरकारें केंद्रीय कार्यपालिका के कार्यों में कोई बाधा, कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं कर सकती है, कोई प्रेजुडाइज, कोई इंपीडमेंट वहां पर नहीं हो सकता है। केवल यही नहीं, दूसरी चीज यहां पर बोला गया है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल आल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस। ये और कुछ मुद्दों पर डायरेक्शन दे सकता है, और वो क्या है? टू अ स्टेट एज टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो संचार के साधन हैं उनके निर्माण और उनके जो है देखभाल के लिए यहां पर निर्देश दिया जा सकता है। और अगर ऐसा निर्देश दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? डिक्लेयर्ड इन द डायरेक्शन टू बी ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। अब हम जो है किसी सिक्किम में जो है वहां पर एक हाईवे है, स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस आपको देखना है, हम रोजाना यहां नहीं रह सकते। और अगर वहां पर जो, और ये नेशनल इंपॉर्टेंस या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रही है तो ये भी प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का यहां पर ग्राउंड बन जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ यहां पर जो है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल आल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू अ स्टेट एज टू द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट। जो राज्य के अंदर रेलवे गुजर रहे हैं, रेलवे तो है यूनियन गवर्नमेंट के पास, वह रेलवे का सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के पास है, लेकिन यह अलग अलग राज्यों से होकर गुजरता है। आप लोग देखते हैं कि कई बार बड़े इनोवेटिव किस्म के हमारे जो लोग होते हैं, हमारे समाज के लोग होते हैं, कई बार उनको लगता है कि रेल की पटरियों को देखा जाए कि क्या तोड़ा जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है, लोहे का होता है, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा। तो वहां पर जो है वो कई बार आपने सुना होगा ऐसी घटनाएं कि रेलवे की पटरियां बीच में उखाड़ी गई हैं और इस वजह से रेलवे एक्सीडेंट के इंसिडेंट भी वह देखने को सुनने को मिलते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर चूंकि स्टेट का सब्जेक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है कि रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए आप जो भी मेजर्स उठा सकते हैं आपको उठाना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम आपके यहाँ क्या करेंगे? हम आपके यहां पर जो है वह आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करेंगे। तो तीन चीजें यहां पर हैं। आर्टिकल 256 जो है, जो कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस की बात करता है। इसमें एक तो है कि यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोई इंपीडमेंट या कोई प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए,
और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए डायरेक्शन दिया जा सकता है, और रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए वहां पर डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो कंट्रोल ऑफ द यूनियन यहां पर ओवर द स्टेट्स इन सर्टेन केसेस की बात की गई है, आर्टिकल 2 यहां पर 57 में। कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर states in certain cases, और ये जो है आर्टिकल 257 में बोला गया। तो यहां पर क्या क्या बोला गया है, तो अगर इसको एक एक करके देखें तो पहला बोला गया है यहां पर कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यहां पर जो है डायरेक्शन दे सकती है, और ये डायरेक्शंस यहां पर क्यों दिया जा सकता है, तो ये डायरेक्शन यहां पर दिया जा सकता है कि वे जो हैं यहां पर कोई इम्पीडमेंट या कोई जो है कोई ऑब्स्टेकल, कोई प्रेजुडाइज्ड यहां पर जो है यहां पर न हो। तो एवरी स्टेट यहां पर बोला गया है state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है अपने जो भी यहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट होगा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट, यहां पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। पहला तो यहां पर यह बोला गया है। दूसरा यहां पर जो है यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन किस लिए दे सकती है, दूसरा डायरेक्शन यहां पर दिया जा सकता है फॉर मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पर जो है यह बोला जा सकता है कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस of the means of communication। तो संचार साधनों के लिए जो है यहां पे वो बोला जा सकता है, और जो कि यहां पर जो है वह नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए हों, जो डिक्लेयर किए गए हों नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के। तो एक तो यहां पर यह बोला गया आर्टिकल 257 में, और तीसरा यहां पर बोला गया है आर्टिकल 257 में कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वह डायरेक्शन दे सकती है किस लिए, कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे विद इन द स्टेट, प्रोटेक्शन of railways within the state। तो ये यहां पर जो है आर्टिकल 257 में ये बातें बोली गई है। और हमने पहले ही कहा कि अगर जो है इनके कंप्लायंस में इन डायरेक्शन के स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो ये 365 कहता है आर्टिकल 365 कि
कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, आर्टिकल 256 और 257 के तहत। तो यहाँ पर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिवीजन तो हुआ है, सबके अपने अपने पावर हैं, इसके बावजूद यूनियन गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया गया है स्टेट के ऊपर डायरेक्शन देने के लिए कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव को कुछ केसेस में वहां पर डायरेक्शन यूनियन गवर्नमेंट दे सकता है। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलिए। अब यहां पर जो है एक तरफ हम यहां पर जो अपना फेडरल सिस्टम लेकर आए हैं, हमने कल भी बात किया था कि इसका जो इंक्लाइनेशन है वह कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ है। स्टेट की तुलना में ज्यादा पावर किसके पास है? वह यूनियन गवर्नमेंट के पास। और अब साबित भी हो रहा है, आप अगर देखे होंगे लेजिस्लेटिव पावर तो किसके पास ज्यादा पावर है, किसकी तरफ वेटेज ज्यादा है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का वेटेज किसकी तरफ ज्यादा है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो क्या हम ऐसा ही जो है फेडरल सिस्टम अपने यहाँ चाहते थे कि जहां पर यूनियन को हम बहुत ज्यादा ताकतवर बना दें? तो ऐसा नहीं है। हम चाहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए यूनियन गवर्नमेंट को पावर तो दें, लेकिन इन पावर का एक्सेप्शनल केसेस में यूज किया जाए। मतलब हम ये नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट हर एक मामले में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाना स्टार्ट कर दे, या हर एक मामले पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दे। हम चाहते थे कि जब ऐसी जरूरत हो तो यूनियन गवर्नमेंट के पास कम से कम इतना पावर हो कि वह डायरेक्शन दे सके। हम चाहते बेसिकली क्या थे? हम चाहते थे कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को फुलफिल करने के लिए, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फाइनेंशियल और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कोऑपरेशन देखा जाए। यानी एक फंक्शनल कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक कार्यात्मक सहयोग यहां पे हो, और कार्य कहां पे? इन फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में। तो वित्त और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच में कार्यात्मक सहयोग ही हमारे लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन बताता है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहां पर शो करता हो? तो आइए देखिए, यहां पर आर्टिकल 258 देखते हैं। आर्टिकल 258 यहां पर क्या कहता है कि नॉट withstanding anything in this constitution, the president may with the consent of the government of a state entrust with conditionally or unconditionally to that government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the union extend। यानी कि प्रेसिडेंट राज्यों के कंसेंट से, राज्यों की सहमति से यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर को असाइन कर सकता है, सौंप सकता है वह स्टेट गवर्नमेंट को। यानी केंद्र सरकार अपना पावर डेलीगेट कर सकता है राज्यों को कि भाई ये काम तो है हमारा, लेकिन आप करिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर भारत में कहीं पर भी सेंसस होता है, जनगणना, तो सेंसस किसका काम है? वो तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन सेंसस में आप यहां पर देखेंगे कि जो स्टेट की एम्प्लॉय हैं वो भी वहां पर लगे रहते हैं, जबकि ये काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये एक तरीके का कोऑपरेशन है कि जहां पर यूनियन गवर्नमेंट अपने कुछ पावर डेलीगेट करती है स्टेट को कि भाई आप भी इस पर हमको मदद कीजिए। और ठीक ऐसी ही बात 258A में बोली गई है कि जहां पावर ऑफ द स्टेट टू इंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन, एक तरफ पावर ऑफ द यूनियन टू इंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन है, तो एक तरफ पावर ऑफ द स्टेट है टू इंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन। यानी केंद्र को राज्य और राज्य को केंद्र यहां पर जो है वह अपना पावर सौंप सकते हैं। म्यूचुअली डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहां पर देखा जाता है कि यहां पर एक दूसरे के एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पावर को एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये डेलीगेट किया जा सकता है यहां पर, वह आर्टिकल 258 और 258A में यहां पर बोला गया। तो आर्टिकल 258A और 258A में यहां पर जो बोला गया है उसको यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर जो है प्रशासनिक शक्तियों का जो है वह म्यूचुअल डेलीगेशन हो सकता है, यानी आदान प्रदान हो सकता है। तो प्रशासनिक शक्तियों का म्यूचुअल डेलीगेशन
ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर दे सकते हैं। तो आर्टिकल 258 अगर देखा जाए तो आर्टिकल 258 के तहत यहां पर देखा जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट कर सकती है, अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को सौंप सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 258A के तहत स्टेट गवर्नमेंट व यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा कर सकती है। दोनों एक दूसरे को अपना पावर जो है इंट्रस्ट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, ऐसा यहां पर। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल यहां पर दिखाई देता है। यह जो है अपने आप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है यह एक एग्जांपल यहां पर दिखाई देता है। तो यह सहकारी संघवाद का एक अपना यहां पर तरीका दिखाई देता है। क्लियर है? अब आइए एक अगले इशू की तरफ चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में कई चीजें क्लियर हो रही होंगी कि यहां पर जो है कहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट पर है, कहां पर म्यूचुअल डेलीगेशन देखा जा रहा है, दोनों एक दूसरे को अपने पावर्स को जो है वह यहां पर इंटरेस्ट कर रहे हैं। अब हमें एक चीज और समझना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे थे तो एक बड़ा मुद्दा उनके सामने था कि कहीं ऐसा न हो कि इन फ्यूचर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो, और अगर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करने का कोई तरीका भी होना चाहिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है इंटर स्टेट काउंसिल, और इस इंटर स्टेट काउंसिल को हमने ये ड्यूटी दी हुई है कि अगर स्टेट के बीच में कहीं भी कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप डायलॉग कल्चर वहां पर क्रिएट कीजिए, यूनियन और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में, कि इस तरीके के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, कैसे काम करती है, ये तो हम अलग से देखेंगे, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक और चीज यहां पर विजुलाइज किया था। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एरिया है, एरिया ऑफ कंसर्न, जो फ्यूचर में स्टेट के बीच में वह डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। और वो कंसर्न क्या था? इनका मानना था कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर इंटर स्टेट रिवर देखे जाते हैं। विद इन स्टेट रिवर जो हैं वो ओरिजिन और उनका जो है खत्म वहीं पे नहीं होते हैं, बल्कि यहां पर नदियां जो हैं एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर नदियां एक से अधिक राज्यों में गुजरती हैं वहां पर दो चीजें देखी जाती हैं। कुछ स्टेट जो हैं अपर बेसिन के होते हैं, जो अपर बेसिन यानी जो ऊपरी घाटी के होते हैं, और कुछ स्टेट जो हैं लोअर बेसिन के होते हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो रिवर का फ्लो है वो बहुत जरूरी है, नदी पानी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो, चाहे वह एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वह किसी भी तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हो, क्रिटिकल होता है। वाटर जो है वह क्रिटिकल एक जो है एलिमेंट यहां पर देखा जाता है। तो बोला गया कि जब तक पानी सफिशिएंट है, वाटर जो है सप्लाई सफिशिएंट है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर वाटर फ्लक्चुएशन होना शुरू हुआ फ्लो में, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ सकती है। और प्रॉब्लम क्या आ सकती है, थोड़ा विजुलाइज कीजिए। अपर बेसिन के स्टेट और लोअर बेसिन के स्टेट में कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। कन्फ्लिक्ट्स ये हो सकता है कि अब जब उत्तर प्रदेश को ये लगा कि हमारे यहां पर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, बाढ़ जैसी स्थितियां हो गई, इन्होंने बनाया था पानीपत डैम, और उस डैम को उन्होंने ओपन कर दिया, और पूरा पानी जो है वो कहां पर पहुंच गया, बिहार में, और वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन उसने क्रिएट कर दिया। तो बिहार ये शिकायत कर सकता है कि भाई आपने अचानक पानी क्यों छोड़ दिया, यहां पर हमारे लिए फ्लड का समस्या आ गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब वाटर स्कैर्सिटी हो, जब पानी बहुत कम हो, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो, तो ऐसे कंडीशन में जो इन्होंने यूपी ने डैम बनाया था, उन्होंने वहां पर पानी स्टोर करना शुरू कर दिया। तो वाटर का जो फ्लो, रिवर वाटर का फ्लो था बिहार में जो जाना चाहिए था वो नहीं गया। तो बिहार की शिकायत हो सकती है कि अपर बेसिन होने की वजह से आप वाटर कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे पास पानी आने नहीं दे रहे।
जो तमिलनाडु कर्नाटका के बीच सबसे बड़ा चल रहा है विवाद कावेरी नदी पर, वो यही विवाद है कि जहां पर तमिलनाडु का मानना है कि कर्नाटका जो है वह पानी को स्टोर कर ले रही है और तमिलनाडु के लिए वाटर का सप्लाई जो है वह सफिशिएंट नहीं हो पा रहा। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट यहां पर देखे जाते हैं और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में एक अलग प्रोविजन कर दिया है। और वो प्रोविजन क्या है, पहले एक बार उसको भी देखते हैं। तो यहां पर डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स एक इन्होंने हेडिंग डाला है और यहां पर आर्टिकल 262 में इन्होंने ये बात बोली है। इन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट, संसद को यह अधिकार दिया गया है, मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट आर कंप्लेंट with respect to the use, distribution or control of the waters of or in any interstate river or river valley। किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में जल के प्रयोग, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और नियंत्रण के संबंध में कोई भी विवाद, कोई भी शिकायत अगर आती है तो पार्लियामेंट ऐसे शिकायतों के न्याय निर्णयन के लिए वह यहां पर कानून बना सकती है। दूसरा, यहां पर यह भी बोला गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट आर कंप्लेंट एज इज रेफर्ड इन क्लास 1। यानी अगर पार्लियामेंट जो है ऐसे डिस्प्यूट और कंप्लेंट को जो है अगर वहां पर उसके न्याय निर्णय के लिए कोई भी कानून बनाती है तो पार्लियामेंट यह भी कानून बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इस तरीके के केसेस में नहीं होगा और इसका सेटलमेंट पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ये यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने प्रोवाइड कर दिया, यानी पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी कि भाई आप सोचिए कि फ्यूचर में क्या आप चाहते हैं। तो यहां पर पार्लियामेंट ने क्या चाहा इसको भी देखते हैं। तो पहले यहां पर जो है हमको जो समझना है वह है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो यहां पर आर्टिकल 262 में बोला गया। आर्टिकल 262 में यहां पर बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, पार्लियामेंट बाय लॉ वह जो है यहां पर जो है वह कोई भी मैकेनिज्म जो है यहां पर बना सकती है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म यहां पर बना सकती है। किस चीज के लिए? फॉर द एजुकेशन, न्याय निर्णयन के लिए, ऑफ एनी डिस्प्यूट आर कंप्लेंट with respect to the use, distribution or control of any interstate river water, interstate river water or river valley, तो यहां पर जो है पार्लियामेंट बाय लॉ जो है एक ऐसा मैकेनिज्म बना सकती है फॉर एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट with respect of use, distribution, control of any interstate river water or river valley, ऐसा किया जा सकता है। तो क्या पार्लियामेंट ने इस संबंध में कोई कानून बनाया? तो बिल्कुल, पार्लियामेंट के द्वारा दो कानून यहां पर बनाया गया।
तो पार्लियामेंट ने यहां पर दो कानून ऐसे बनाए, पार्लियामेंट ने यहां पर दो ऐसे कानून बनाए। पहला उनका जो कानून था वहां पर, वह रिवर वैली, यहां पर जो है एक बोर्ड बनाया गया था, और ये रिवर वैली बोर्ड जो यहां पर बनाया गया था, इसका मकसद यहां पर क्या था? तो रिवर बोर्ड एक्ट जो है 1956 एक तो यहां पर बना था, और एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 यहां पर बना था। ये दो कानून यहां पर बनाए गए थे। रिवर बोर्ड जो था, यहां पर केंद्र और राज्य सरकारों के सलाह पर यह बोला गया था, ऑन द एडवाइस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यह रिवर बोर्ड बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य होगा रिवर और रिवर वैलीज के रेगुलेशन के लिए वहां पर कार्य करना। तो यह जो है पहली चीज बोला गया था कि केंद्र और राज्य सरकार के सलाह पर, केंद्र और राज्य सरकार की सलाह पर ऐसा किया जा सकता है, इसको गठित किया जा सकता है। और यह जो है अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं, इंटर स्टेट जो रिवर हैं, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों, रिवर वैलीज और नदी घाटियों के रेगुलेशन के लिए, नियमन के लिए काम करेगा। तो फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, यह क्या करेगा रिवर बोर्ड? यह रेगुलेशन करेगा यहां पर जो इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज हैं उनका, और उसके डेवलपमेंट के लिए सजेशन देगा। इसका काम असल में रिकमेंडेशन देना होता है कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो एक तरीके से आप समझिएगा, अगर कोई स्टेट के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, तो पहले रिवर बोर्ड का जो है वहां पर क्रिएशन होगा। रिवर बोर्ड जो है वहां पर उनके बीच मीडिएट करने का काम, इसका काम मीडिएशन होता है, यानी मध्यस्थता करा के, समझौता करा के उसको सेटल किया जाए। लेकिन कई बार स्टेट जो है मध्यस्थता समझौता करने के लिए तैयार नहीं, वो अधिक से अधिक रिवर वाटर का हिस्सा अपने लिए चाहते हैं, किसी भी नदी में अधिक हिस्सा पानी का अपने लिए चाहते हैं। तो ऐसे में मामला पहुंच जाता है वहां पर वह कोर्ट कचहरी का। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो है, उसने यहां इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की है। यहां पर जो है, यहां पर बोला है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द सेंटर गवर्नमेंट can set up a tribunal to look into the dispute on the request of the request of the concerned states। तो यहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बना सकती है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, इस पर हमने पहले भी बात किया था, एक तरीके का न्यायालय ही होता है, और लेकिन रेगुलर कोर्ट से अलग होता है। तो और यह रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आएगा? कंसर्न स्टेट की तरफ से आएगा, तब यह ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। तो एक बार अगर यह ट्रिब्यूनल बना दिया गया, तो यहां पर सेंटर जो है अगर वह सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ यहां पर ट्रिब्यूनल बनाना है, तो वह जो है एक यहां पर वह ट्रिब्यूनल बना देता है। अब जो ट्रिब्यूनल होता है इसका, उसके बारे में समझिए। यहां पर जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता है वो मानना पड़ेगा कंसर्न पार्टीज को। तो इसकी सबसे पहले फीचर है द अवार्ड ऑफ द ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड बाइंडिंग।
ये जो है अंतिम, इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। और दूसरा कि जो इसके अवार्ड होते हैं वो कहीं किसी अदर कोर्ट में जो है वह चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं, उनको यहां पर कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अपील नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 262 है जो इंटर स्टेट जो है वह वाटर डिस्प्यूट की बात करता है। अगला हमने कहा था कि इंटर स्टेट जो यहाँ पर काउंसिल की बात की जाती है, अंतर्राज्यीय परिषद की बात की जाती है, ये हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है टॉपिक है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जाती है, आर्टिकल 263 के तहत ऐसा बोला गया है। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है, तो क्या बोला गया है अब यहाँ पर देखिए, ये इसकी हेडिंग से ही चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, इसका काम ही है कि राज्यों के बीच में सहयोग, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 263 में ये बोला गया है कि इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ काउंसिल चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ, तो ये पहली चीज है कि इंटर स्टेट काउंसिल किसके द्वारा यहाँ पर सेटअप किया जाता है, किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है। इंटर स्टेट काउंसिल की ड्यूटी क्या होती है, थोड़ा इसको देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल बनाया क्यों गया है। इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे हैव अराइजन बिटवीन स्टेट्स, यानी इसका दोनों काम है, इंक्वायरी का भी काम है, जांच करने का भी काम है, और एडवाइस देने का, सलाह देने का काम है। और कौन सी चीजों पर, जो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उन पर। दूसरा यहां पर क्या बोला गया है, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच सम आर ऑल ऑफ द स्टेट और द यूनियन एंड ऑन वन और मोर ऑफ स्टेट्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, यानी जो कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट हैं उन पर जो है यह इन्वेस्टिगेशन भी करती है और उन पर डिस्कशन भी करती है, जिस पर सभी के इंटरेस्ट हैं, विवाद भी और हित भी, दोनों चीजों पर। तीसरा, मेकिंग रिकमेंडेशंस अपॉन एनी सच सब्जेक्ट एंड इन पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, केंद्र राज्य के बीच में, राज्यों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए भी यहां पर वह इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा क्या है, रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो यह जो है राज्यों के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी इंक्वायरी और उन पर एडवाइस करता है। यह दूसरा इंपॉर्टेंट काम करता है कि जो कॉमन इंटरेस्ट के एरिया हैं यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उनका इन्वेस्टिगेशन और वहां पर डिस्कशन करता है। और तीसरा कि जो कोऑर्डिनेशन जरूरी है सेंटर स्टेट स्टेट के बीच में, उनके लिए भी रिकमेंडेशन यहां पर देता है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होते हैं और दोनों की बातें यहां पर की जाती है। लेकिन एक और यहां महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझना है, यह बोला गया है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर टू एस्टेब्लिश सच अ काउंसिल, यानी एक आदेश के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि इंटर स्टेट काउंसिल अपने आप स्थापित हो जाएगा, इन्होंने कहा प्रेसिडेंट जब चाहे ऑर्डर करके इसको स्थापित करें। एंड टू डिफाइन द नेचर ऑफ द ड्यूटीज, जो ड्यूटीज यहां पर बताई गई, ये मेन ड्यूटीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में बता दी गई है, बाकी प्रेसिडेंट चाहे तो ड्यूटीज को और ज्यादा वेल डिफाइन कर सकते हैं। टू बी परफॉर्म बाय इट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर, तो यहां पर जो है इन सारी चीजों की बात की गई।
कहीं पर भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बोला गया है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि वो बताए कि इसके कौन मेंबर कैसे क्या काम करेगा, ये प्रेसिडेंट आदेश के द्वारा बताएंगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ, कमेंसमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वक्त 1952 में 1952 में सेंटर और स्टेट दोनों जगहों पर एक ही गवर्नमेंट होती थी, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती थी कांग्रेस की। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा था, क्योंकि वो एक ही पार्टी थी तो पार्टी के लीडर्स के बीच में तो अच्छे रिलेशन होंगे ही, तो बेटर कोऑर्डिनेशन था, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट था, मिनिमम डिस्प्यूट था। तो एक आइडियल फेज वहां पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का चलता था शुरुआती दौर में, जब तक कि यूनियन और स्टेट दोनों जगह एक पार्टी रूल कर रही थी, तब तक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिल्कुल सही रूप में दिखाई दे रहा था, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इसलिए कभी महसूस ही नहीं हुआ कि किसी ऐसे काउंसिल की या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो कोऑर्डिनेशन कर सके, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो पहले से ही हो रहा था, डिस्प्यूट का सेटलमेंट पहले से हो रहा था। लेकिन जब इंदिरा जी का शासन शुरू हुआ 1967 के बाद, तो देखा गया यूनियन में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी रही, लेकिन स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आनी स्टार्ट हो गई, और इन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट भी हो गया। जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी अलग अलग स्टेट की, उन्होंने ये आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए यूनियन गवर्नमेंट पर, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट पे थी, कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का मिसयूज कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 356 गवर्नर का, या जो है इन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ही फ्रॉड है। इन्होंने यहां तक स्टेट ने कहना शुरू कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में गलत तरीके से यूनियन गवर्नमेंट को मैक्सिमम पावर दे दी गई है, हमें पावर दिया ही नहीं गया। यानी हर एक छोटी बड़ी बातें अब इशू बने लगी, और सेंटर स्टेट रिलेशन बिल्कुल यहां पर डैमेज हो चुका था। 1980 तक तो ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद इंदिरा गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने एक कमीशन स्टेब्लिश किया, फर्स्ट कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, सरकारिया कमीशन। रणजीत सिंह सरकारिया के चेयरमैनशिप में सरकारिया कमीशन वहां पर बनाया गया। सरकारिया कमीशन से पूछा गया कैसे रिश्ते बेहतर हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये ब्लेम पॉलिटिक्स जो हो रहा है ये कैसे रोका जाए। तो सरकारिया कमीशन ने कहा कि यह नीड ऑफ द आवर है कि हम इंटर स्टेट काउंसिल को अब यहां पर सेटअप करें। तो पहली बार सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर यह कदम वीपी सिंह गवर्नमेंट ने उठाया 1990 में। 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर पहली बार प्रेसिडेंट को एडवाइस किया, और प्रेसिडेंट ने इंटर स्टेट काउंसिल को स्टेब्लिश किया। तो अंतरराज्यीय जो परिषदें हैं उनका गठन कब हुआ? 1990 में वहां पर देखा गया। अब सवाल यह था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये काउंसिल है, इसमें कौन कौन होगा? तो बोला गया कि भाई ये दोनों लोगों के मुद्दों को देखता है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, तो दोनों के मेंबर यहां पर होने चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट से कौन होगा? तो बोला गया कि भाई इसके चेयरमैन एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वही सब कुछ देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिए गए, और उनके साथ साथ 6 जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको भी इसका मेंबर बना दिया गया। दूसरी तरफ स्टेट से बोला गया कि हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है वो इसका मेंबर होगा। यहां तक कि यूनियन टेरिटरीज में अगर चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी में, तो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर भी इसके मेंबर होंगे। और जिन यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। और जिन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया है, वहां के गवर्नर जो हैं, चूंकि वहां चीफ मिनिस्टर है नहीं, प्रेसिडेंट रूल है, तो वहां गवर्नर सब कुछ देख रहा है, तो वहां के गवर्नर वह इसके मेंबर होंगे। तो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिया गया जहां सेंट्रल और स्टेट दोनों लोग बैठते थे, और ड्यूटी यही दे दी गई कि कहीं भी डिस्प्यूट्स हो तो उनको जो है एडवाइस कीजिए, कॉमन इंटरेस्ट के एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए आप सजेशन दीजिए। तो ये था इंटर स्टेट काउंसिल का बेसिक लिटरेचर या बेसिक फिलॉसफी। तो यहां पर जो है इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है। तो यहां पर बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है कैन एस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल if
public purposes is served. Public purpose is served in that record. तो ये यहां पर बोला गया था। तो यहां पर पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहां पर कब कैसे आया हुआ था। तो पहली बार जो है सरकारिया कमीशन के ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा जो है, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा पहली बार वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, यहां पर गठन किया गया। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर जो है कौन कौन लोग यहां पर जो है होते हैं, इसकी संरचना स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वह इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और इनके साथ साथ यहां पर जो है 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर होते हैं। इसके साथ साथ सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और सीएम ऑफ द यूटीज, और इसमें भी दिल्ली और पुडुचेरी, और यहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जहां पर सीएम नहीं है वहां के। तो ये सब जो है यहां पे इसके होते हैं। तो ये बोला गया है। अब यहां पर जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ऑब्जेक्टिव जो है क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इसी के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन भी है। जो इसका यहां पर फंक्शन है वो क्या है? जैसा हमने बताया कि यहाँ पर जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है, ये एडवाइस करता है, और एडवाइस किस मुद्दे पे करता है? तो यहाँ पर जो है वह राज्यों के बीच विवाद जो आते हैं, डिस्प्यूट विद इन स्टेट, राज्यों के मध्य विवाद की जांच और उस पर सलाह। दूसरा यहां पर क्या करता है? जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, कॉमन इंटरेस्ट, उनको आइडेंटिफाई करता है, उन पर जो है वह यहां पर इन्वेस्टिगेशन और जांच भी करता है, इन्वेस्टिगेशन भी करता है, और साथ ही साथ वहां पर डिस्कशन भी करता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए रिकमेंडेशन देता है। तो ये सब काम इसके होते हैं। तो ये था यहां पर, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो यहां पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये बनाया गया है। तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक संवैधानिक जो है निकाय है, और एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी सलाहकारी निकाय। यह सलाहकारी निकाय भी है, और यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी, सलाहकारी निकाय भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी। तो ये तो था जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है यहां पर इसके बारे में। अब इसी में एक और चीज यहां पर जो जानना जरूरी है,
ये तो हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, लेकिन जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है वो है जोनल काउंसिल। एक इसी तरीके की चीज होती है जोनल काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल पूरे देश को देखता है, सभी राज्यों के लोग इसमें होते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं। जोनल काउंसिल का बेसिक फिलॉसफी ये है कि इंडिया एक ऐसी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है जहां अलग अलग रीजन के अलग अलग स्पेसिफिक जो है फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो इसलिए वहां का नेचर ऑफ डिस्प्यूट और नेचर ऑफ कोऑपरेशन बदल जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं, वेस्ट इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के हिली स्टेट्स के इश्यूज अलग अलग हो जाते हैं, और इसलिए वहां पर जो कोऑर्डिनेशन है, वहां पर जो कोऑपरेशन है, वो अलग तरीके का होना चाहिए। इसीलिए जोनल काउंसिल का कंसेप्ट लाया गया, लेकिन ये जोनल काउंसिल का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो यहां पर ये याद रखना है कि यह संविधान में उस उल्लेख नहीं है, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। फिर इनका गठन कैसे हुआ था? पार्लियामेंट के द्वारा जो है गठन इनका किया गया था, संसद द्वारा गठन किया गया था। संसद ने कब इसका गठन किया जोनल काउंसिल का? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू, राज्य अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन जो है 1956 के अधीन, अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यह पार्लियामेंट के द्वारा जोनल काउंसिल को स्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि यह स्टैच्यूरी बॉडी है, यानी यह सांविधिक निकाय है। स्टैच्यूरी बॉडी यानी जो पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू स्टेब्लिश की जाती है, यह एक स्टैच्यूरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। जब यहां पर इस कानून को लाया गया तो 5 जोनल काउंसिल का कंसेप्ट यहां पर आया। 5 जोनल काउंसिल जो हैं वह हमारे यहां देखे जाते हैं। ये 5 जोनल काउंसिल हैं, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, उत्तरी जो है यहां पर, वेस्टर्न जो है जोनल काउंसिल, उत्तरी पश्चिमी जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, और सेंटर ईस्ट जो है यहां पर, मिड ईस्ट जो है यहां पर, मध्य पूर्व जो है यह जोनल काउंसिल। तो 5 जोनल काउंसिल जो हैं वो यहां पर बनाए गए थे। ये जो जोनल काउंसिल होते हैं, इन जोनल काउंसिल में जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, होम मिनिस्टर जो है या मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर जो हैं यह यहां एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यहां पर होते हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो है यह देखा जाता है कि सभी राज्यों के जो है वह चीफ मिनिस्टर होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर जो है सीएम यहां पर होते हैं, यूटीज के सीएम होते हैं, यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और फ्रॉम एवरी स्टेट टू अदर मिनिस्टर 2 अन्य मंत्री हर स्टेट से होते हैं। सीएम के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री होते हैं। और जोनल काउंसिल का काम, ऊपर जो आपने इंटर स्टेट काउंसिल का देखा, सेम है। जोनल काउंसिल का काम है कि यह इंक्वायरी करती है, एडवाइस देती है जो स्टेट्स के बीच में, मेंबर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। दूसरा, कॉमन इंटरेस्ट पर डिबेट डिस्कशन करती है, उस पर एडवाइस देती है, रिकमेंडेशन देती है। और तीसरा, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए एडवाइस देती है। तो ये इनका काम होता है जोनल काउंसिल का। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है।
लेकिन ये जो स्टैचुरी बॉडी जोनल काउंसिल बनाया गया था, इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को स्पेसिफिकली नहीं लिया गया था। इसीलिए क्योंकि उस वक्त असम केवल एक स्टेट हुआ करता था जब ये आया हुआ था, कोई और वहां पर जो आज नागालैंड, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, ये सब स्टेट नहीं हुआ करते थे। तब केवल एक स्टेट हुआ करता था, नाम उसका असम हुआ करता था। लेकिन बाद में 1963 में नागालैंड का गठन हो गया और उसके बाद तो फिर वहां पर मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अलग अलग स्टेट जो हैं उनको देखा गया। तो जब अलग अलग स्टेट वहां पर आ गए तो 1972 में एक नॉर्थ ईस्टर्न जो है काउंसिल का कंसेप्ट आया, पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पूर्वोत्तर परिषद अलग से बनाया गया था। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था उससे अलग है। जोनल, जितने 5 जोनल काउंसिल हैं वो अलग हैं और ये जोनल काउंसिल अलग है, ये ध्यान रखना है। वो जोनल काउंसिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के थ्रू बनाया गया था। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत इसका गठन हुआ था और इसमें सभी पूर्वोत्तर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं, सभी 7 पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम भी वह नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है उसका मेंबर है, यह ध्यान रखना है। सभी 7 पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम वह इसके मेंबर के रूप में देखे जाते हैं। तो एक तो यहां पर यह समझना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हम लोग देख रहे थे अब तक, उनमें हमने देखा कि वहां कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है, कहां म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ पावर की बात की गई है, कहां इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट की बात की गई है और इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई। अब जो हम लोगों को देखना है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब हमें केंद्र और राज्य के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में देखना है। और जब हम फाइनेंशियल रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, वित्तीय संबंध की बात करने जा रहे हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो पहले हमें कुछ समझना होगा। फाइनेंशियल रिलेशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कहां से केंद्र के पास किन रिसोर्सेज पर कंट्रोल केंद्र का होगा और किन पर स्टेट का। क्योंकि लॉ बनाने का आपने अथॉरिटी दे दिया, इंप्लीमेंट करने का अथॉरिटी आपने दे दिया। इंप्लीमेंट फ्री में तो होगा नहीं, स्टाफ कर्मचारी के सैलरी अलाउंसेस हैं और वहां पर जो आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए इनके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, स्टेट का अपना सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और यूनियन का भी। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो है जिन यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है और उस पर जो टैक्स है वो इंपोज यूनियन गवर्नमेंट करती है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और उस पर जो टैक्स होगा वो इंपोज कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगर इसको थोड़ा सा हम देखें यहां पर कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो कहां से आ रहे हैं फिलहाल, तो हम देखेंगे कि इनके पास रेवेन्यू का 2 सोर्स है। एक टैक्स रेवेन्यू यहां पर है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है इनका होता है। अगर यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू की बात करें, इनके कर राजस्व की बात करें, तो जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर इनकम टैक्स होता है वो यहां पर पहुंचता है किसके पास? वह यूनियन गवर्नमेंट के पास। आयकर जो आपके ऊपर लगाया जाता है वो यूनियन गवर्नमेंट का पैसा होता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास वो पैसा पहुंचता है, इनकम टैक्स। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम पर नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स वहां पर लगाती है। तो जो यहां पर जो है टैक्स है वह एग्रीकल्चरल इनकम पर वह स्टेट गवर्नमेंट लगाती। दूसरा कॉरपोरेट टैक्स,
जो कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता है, निगम कर जिसे कहा जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये पैसा किसके पास जाता है? यूनियन गवर्नमेंट। ये दोनों बहुत बड़े मद हैं जहां से पैसा आता है। फिर कस्टम ड्यूटी जो है वो किसके पास जाता है? जो सीमाओं पर बाहर से या यहां से जो वस्तुएं आ जा रही हैं उन पर जो टैक्स लगता है वह यूनियन गवर्नमेंट वहां से पैसा लेता है। फिर एक्साइज जो यहां पर ड्यूटी होती है, यानी कंपनियां जहां पर अपनी अपनी फैक्ट्रियों में जो प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर कोई भी वस्तु प्रोड्यूस की जा रही है उस पॉइंट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है। सर्विस टैक्स किस है? तो ये भी यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा इन सभी मद से आ जाता है। और केवल टैक्स ही नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है यहां पर। जैसे रेलवेज जो भी प्रॉफिट या बेनिफिट आता है रेलवे का, वो किसके पास जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यूनिट्स हैं, वह जो हैं उनका जो भी सरकार की कंपनियां हैं उनसे लाभ होता है तो उनके पास जाता है। ब्रॉडकास्टिंग जो है, ब्रॉडकास्टिंग से जो है जो पैसा आ रहा है वो सब स्पेक्ट्रम वगैरह ये सब किसके पास जा रहा है? यूनियन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। पोस्ट ऑफिस जो है उससे जो पैसा आता है वो सब किसके पास जा रहा है? तो यहां पर कई तरीके से, कई सोर्सेस जो है पैसा यहां पर इनके पास आता है। इवन जो मिनरल्स होते हैं, जो ऑफशोर मिनरल्स होते हैं, वो भी यूनियन गवर्नमेंट के पास सारा पैसा वहां पर आता है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम यहां पर क्या है? यहां पर इनको टैक्स जो मिलता है वो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स मिलता है, यानी कृषि आय पर कर यहां इनको मिलता है। इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय पर कर जो है इनको मिलता है। इनके पास पैसा कहां से आता है? जो सेल टैक्स होता है, बिक्री कर जो होता है उसका पैसा स्टेट के पास आता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर, अल्कोहल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो इनके पास आता है। अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क ये इनके पास आता है। जो इंटरटेनमेंट होता है, यानी फिल्में वगैरह होती हैं, इनसे जो पैसा आता है वो किसके पास जाता है? स्टेट के पास आता है। ये सब कलेक्शन स्टेट के पास आता है। अब देखिए यहां पर विडंबना क्या है। आपने देखा कि स्टेट जो है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हम देख रहे थे तो स्टेट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हमने देखी। स्टेट तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को देख ही रहा है, स्टेट जो है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को भी देख रहा है, और बीच बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती रहती है कि ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो ऐसे में स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर्व करने के लिए रिसोर्सेज भी तो उसको चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम समझिए, आज तक किसी स्टेट ने एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया है, किसी भी स्टेट ने पूरे भारत में एग्रीकल्चरल इनकम पर, क्योंकि माना जाता है कि फार्मर इनकम टैक्स देने के काबिल ही नहीं है। जिनका इनकम ही नहीं है वो क्या टैक्स देंगे? और इसलिए जो बड़े बड़े किसान हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सही तरीके से हमारे यहां वह फार्मर की कैटेगरी निकाल दी जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ की ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ये सब भी अपना जो ऑक्यूपेशन है वो कई बार एग्रीकल्चर शो करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट शो करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना कई बार आसान हो जाता है। तो बड़े बड़े किसानों पर भी ये टैक्स नहीं लगता है और छोटे किसान तो दे ही नहीं सकते। दूसरा, इनका जो बड़ा मद है वो सेल टैक्स है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हालांकि जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी की वजह से क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जीएसटी आने के बाद से कुछ स्टेट का जो सेल टैक्स कलेक्शन था वो प्रभावित हुआ है, उस पर अलग से बात करेंगे। अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन बिहार जैसा अगर स्टेट हो जो अल्कोहल पर बैन लगा दे तो सोचिए रेवेन्यू का कितना बड़ा सोर्स वो यहां पर बिहार गवर्नमेंट ने अपने यहां बैन किया हुआ। हालांकि ये अच्छी बात है और इसको यहां पर अलग तरीके से देखा जा सकता है। बिहार गवर्नमेंट ने अपने सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो समस्याएं आ रही थी वहां पर सोचकर उन्होंने लिकर बैन किया।
लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे कोरोना के दौरान, पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कोई अदर जो है वह शॉप खुली या न खुली हो, लीकर शॉप के लिए तो मारा मारी देखी गई, लंबी लंबी क्यू, लंबी लंबी लाइनें वहां पर देखी गई। वैसे तो सब यहां पर वह गरीबी की, अनएम्प्लॉयमेंट की और डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब शराब की दुकानों पर भीड़ दिखती है तो मालूम होता है कि भारत बड़ा संपन्न है, यहां अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एक लग्जीरियस आइटम है। यहां पर यह जो है, यहां पर जो लोग इसका यूज कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि अगर हम कहीं और जो है यूज ना करके यहां यूज कर रहे हैं तो सरप्लस यहां पर है। और अगला है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन जो है, कर जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो लगाती है सरकार। अब कई फिल्में आ गई, अगर कोई अच्छी फिल्में आ जाती हैं तो आप सुनते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री होगी, तो वहां पर जो मनोरंजन कराना होता है वो भी नहीं आता है। कुल मिलाकर जो समझने वाली चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत कम है। इसी तरीके से नॉन टैक्स जो रेवेन्यू उनके पास होता है वह फिशरीज से होता है, फिशरीज से, मत्स्यन से होता है, इरिगेशन से जो पैसा आता है, सिंचाई से जो पैसा आता है, फॉरेस्ट से जो पैसा आता है, मिनरल्स जो हैं उनसे जो पैसा आता है, लेकिन वो ऑफशोर मिनरल्स होते हैं, यानी वो राज्य के अंदर, और वहां पर भी जो है रॉयल्टी जो है उनकी तय की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनके मिनरल्स पर। वहां पर तो मिनरल्स जो होते हैं वहां पर, या फिर जो है स्टेट के भी अपने पीएसयूज होते हैं जो कि कभी चलते ही नहीं है, ये अलग बात है। तो चाहे वह मत्स्यन हो, सिंचाई हो, वन हो, यहाँ पर जो है खनिज हो, लेकिन इनमें भी अधिकांश जगहों पर इल्लीगल चीजें चल रही हैं। पैसा सरकार के पास नहीं, किसी माफिया के पास आ रहा है। जैसे जंगलों में आप जाएंगे, वहां पर कटाई जो है वह जो अवैध तरीके से हो रही है, जो जंगली जो पेड़ हैं वो उसके अलग अलग जो है लोग फिक्स वहां पर। मिनरल से भी इसी तरीके की समस्या है। फिशरीज हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन ही नहीं पाया है, या लाइवलीहुड के लिए बस चलता रहता है। इरिगेशन जो है वो अभी तक हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। कौन सिंचाई का पैसा देगा? इरिगेशन ड्यूटी जो है कोई देगा? तो यहाँ पर कुल मिलाकर समझने वाली चीज है कि स्टेट और यहाँ पर वह यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस यहां पर देखने को मिलता है। यह एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस यहां पर जो है, एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो है देखने को मिलता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो फाइनेंशियल इम्बैलेंस को अगर दूर करना है तो क्या यहां पर किया गया है? तो दो तरीके से इसको दूर करने का उपाय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। एक कहता है डिवोल्यूशन, यानी जो है यहां पर केंद्र के कर राजस्व का राज्यों को हस्तांतरण, इसको बोलते हैं टैक्स डिवोल्यूशन। एक तरीका है इस फाइनेंशियल इम्बैलेंस को दूर करने का, टैक्स डिवोल्यूशन, और एक होता है ग्रांट इन एड। दो तरीके होते हैं। मतलब एक होता है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है, यूनियन का जो टैक्स रेवेन्यू है, उस टैक्स रेवेन्यू का एक हिस्सा वह स्टेट के बीच में डिवॉल्व कर दिया जाए। इसका जो है डिवोल्यूशन जो है, इसका डिवोल्यूशन स्टेट्स के बीच में कर दिया जाए। एक तरीका यह है। और एक है कि केंद्र सरकार जो है वह राज्यों को अनुदान दे। ये दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। जब हम टैक्स डिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के थ्रू हो रहा है, और ये राइट ऑफ स्टेट है, यह राज्यों का इंटाइटलमेंट है, राज्यों का हक है, राज्यों का अधिकार है, जो संविधान निर्माताओं ने खुद बोल दिया है कि हाँ भाई इम्बैलेंस है, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू आएगा उसका एक हिस्सा वह राज्यों को चला जाएगा। इसको टैक्स डिवोल्यूशन या कर हस्तांतरण कहते हैं। और दूसरा, ये तो एक फिक्स नियम के हिसाब से होता है। टैक्स डिवोल्यूशन एक नियम बना दिया गया, इस नियम से राज्यों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार जब राज्यों को एक पैसा बांट देती है,
उसके बावजूद कई स्टेट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमजोर होते हैं और उनको एड की या सहायता की जरूरत होती है, तो वहां पर यह दूसरा तरीका इस्तेमाल में होता है, ग्रांट इन एड के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जो है टैक्स डिवोल्यूशन कैसे होता है, तो यह वित्त आयोग की अनुशंसा पर होता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की अनुशंसा पर ऐसा किया जाता है। जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन आया था और 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसका 41% जो है 41% हिस्सा वह स्टेट को दे दिया जाए। तो यूनियन गवर्नमेंट का 41% जो 100 रुपए यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स से, नॉन टैक्स नहीं केवल टैक्स से, टैक्स रेवेन्यू जो यूनियन गवर्नमेंट का 41 रुपया 100 में आया, उस 41 रुपए को स्टेट के बीच में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो टैक्स डिवोल्यूशन का एक तरीका ये है। अब सवाल ये है कि ये कैसे बांटा जाए, तो ये बांटने का भी दो तरीका है। एक जिसे कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन और एक कहते हैं हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन। तो यहां पर जो है वह दो तरीके से यह डिवोल्यूशन होगा। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट से पैसा किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये क्या है, ये वर्टिकल है। ऊपर कौन है, यूनियन गवर्नमेंट, और नीचे किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा जाएगा, तो यहां पर बोला गया 41% ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन किस गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, ये 41% का बंटवारा कैसे होगा, तो यहां पर जो है केंद्र से राज्यों को जो पैसा जाएगा वह वर्टिकल डिवोल्यूशन कहलाता है, और राज्यों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स जो है, ये यहां पर जो है हॉरिजेंटल यहां पर होगा। इसका अलग तरीका होगा। यह भी फाइनेंस कमीशन बताता है कि कैसे यह राज्यों में बांटा जाएगा। एक तरीका हो गया कि केंद्र से राज्यों के पास कितना पैसा आएगा, तो एक मुश्त हो गया 41%। अब यह राज्यों के बीच कैसे बटेगा, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज हस्तांतरण के रूप में दिखाई देता है। तो पहले तो ये समझिए कि एक तरीका जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको दूर करने का एक तरीका टैक्स डिवोल्यूशन है। टैक्स डिवोल्यूशन के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का एक हिस्सा स्टेट को जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर। ये जो टैक्स रेवेन्यू का जो डिवोल्यूशन होता है यह दो तरीके से होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब है उसका नियम अलग है। वर्टिकल के लिए जो है केंद्र सरकार राज्यों को कितना पैसा दे रही है एक मुश्त, और राज्यों के बीच में वो पैसा कैसे बट रहा है, ये हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन होता है। फाइनेंस कमीशन इसके लिए कुछ पैरामीटर सेट करता है, तभी राज्यों को बटता है, वो हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात यहां पर क्या है, ग्रांट इन एड। ये दो तरीके से यहां पर होता है। एक जिसे हम यहां पर स्टैच्यूरी ग्रांट इन एड कहते हैं। स्टैच्यूरी ग्रांट इन एड का मतलब है सांविधिक वह अनुदान। स्टैच्यूरी ग्रांट इन एड सांविधिक अनुदान का मतलब क्या है कि ऐसा जो है अनुदान राज्यों को केंद्र सरकार सहायता दे रही है तो अपने मन से देगी, लो पैसा, ये 5,000 तुमको दिया, 10,000 करोड़ तुमको दिया, ऐसे नहीं। वहां पर जो है पार्लियामेंट के अप्रूवल से, संसद के अनुमति से, संसद की अनुमति से जो है ये पैसा अगर जा रहा है तो इसे स्टैच्यूरी ग्रांट इन एड कहते हैं, सांविधिक अनुदान कहते हैं कि अच्छा ठीक है इस राज्य के पास इतना पैसा जा रहा है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के बीच में दे रही है इसके पैरामीटर सेट होते हैं और पार्लियामेंट में पूरे डिबेट डिस्कशन के बाद ये क्लियर होता है। तो यहां कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होता है। लेकिन एक और ग्रांट इन एड का तरीका है जिसे डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड कहते हैं। डिस्क्रिशनरी ग्रांट इन एड का मतलब विवेकाधीन अनुदान यहां पर कहते हैं। विवेकाधीन अनुदान का मतलब क्या है कि ये डिस्क्रिशन पर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसको मन में आए, जितना पैसा आए, जिस रूप में आए वो दे। अब समस्या क्या होता है कि यहां पर यूनियन जो गवर्नमेंट है
राज्यों के पास पैसा कभी भी ज्यादा नहीं होता है। हर एक राज्य चाहे जितना प्रॉस्परस स्टेट हो, वह यूनियन गवर्नमेंट से पैसे की मांग तो जरूर करता है। अब उड़ीसा जैसा स्टेट हो तो अलग बात है। उड़ीसा ने जो है पूरे कोरोना काल में यहां पर सरकार से कहा कि भाई हम अपनी जरूरत पूरी कर ले रहे हैं, आप उन राज्यों की तरफ ध्यान दीजिए जिन राज्य अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। ये अपने आप में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो हर एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करती है कि हमें कुछ ग्रांट दिया जाए, कुछ पैसा दिया जाए। तो दो तरीके हैं, एक पार्लियामेंट के अप्रूवल से राज्यों को पैसा दिया जाए और एक होता है अपने मन से दिया जाए। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपकी सरकार हो, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आप संसद में जाएंगे और उनसे अनुमति लेंगे, या अपने विवेक से जो है वो राज्यों के बीच पैसा बांटेंगे? अमूमन डिस्क्रिशन के आधार पर लोग पैसा बांटते हैं। इससे होता क्या फायदा है कि जो सेंट्रल पार्टी पॉलिटिक्स भी होता है ना, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वह उन स्टेट को ज्यादा पैसा देगी जहां पर उसकी गवर्नमेंट है, उसकी पार्टी की गवर्नमेंट है, और जहां पर गैर मतलब पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पैसा कम देगी। अगर स्टैचुरी ग्रांट देना होता, सांविधिक अनुदान देना होता संसद की अनुमति से, तो उसके नियम होते, तो नियम में वो कम ज्यादा नहीं कर सकती थी, उस नियम के अनुसार ही लोगों को पैसा मिलता। लेकिन डिस्क्रिशनरी ग्रांट में कोई नियम वगैरह नहीं है, तो यह किसी को भी कितना यहां पर पैसा दे सकती है। तो केंद्र सरकार के विवेक पर यह जो है यहां पर होता है। ये लंबे समय तक इसका मिसयूज किया गया। केंद्र सरकार ने डिस्क्रिशन के आधार पर लंबे समय से लोगों को जो फंड यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा था उसका मिसयूज किया, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया तब हुआ करता था, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर पूरे भारत में पैसा वह अलग अलग स्टेट को दिया जाता था। यह बड़ा अलग तरीके का डिस्प्यूट है, यहां पर इन सब चीजों को हम बात करेंगे एक एक करके। तो ये तो यहां पर बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे यहां पर जो है यह दिखाई देता। क्लियर है? अब थोड़ा आइए यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस चीज को समझते हैं। तो यहां पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई बातें, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। अब ये सब चीजें केवल ऐसे ही देखने लायक हैं, इनको लिखना या रटना पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको केवल समझने के लिए। अभी हमने आपको क्या बताया, टैक्स डिवोल्यूशन, कि यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसका एक हिस्सा स्टेट के पास जाएगा। तो कैसे जाएगा, क्या क्या तरीके हैं? तो 3 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल, उनके थ्रू जाएगा। आर्टिकल 268, 269, 269A और 270। तो इनमें एक एक को देखते हैं। आर्टिकल 261 कहता है कि सच स्टाम्प ड्यूटीज एंड सच ड्यूटीज ऑफ, ये तो अभी बदल दिया गया है, ये पुराना वाला असल में बेयर एक्ट खुला हुआ है, अभी मैंने चेंज नहीं किया। अभी जीएसटी जब आया है तो उसमें कहा गया है कि जो स्टाम्प ड्यूटीज होते हैं, स्टैम्प ड्यूटीज होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है कि ये लेवीड बाय द यूनियन। स्टाम्प ड्यूटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लेवीड किए जाते हैं, इंपोज किए जाते हैं, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। यानी जो स्टाम्प ड्यूटी है वह केंद्र की सरकार ने डिसाइड कर दिया 2% स्टैम्प ड्यूटी होगा। अब वो अलग अलग राज्यों में जो भी वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, स्टैम्प ड्यूटी से जो पैसा आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद कलेक्ट कर लेगी और उसका अपना अप्रोप्रिएशन करेगी, यूज करेगी। ये लेकिन कर किसका था? ये कर था सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन यूज कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या है? टैक्स डिवोल्यूशन। केंद्र के कर का हिस्सा राज्यों को एक तो इस रूप में मिलता है। दूसरा यहां पर क्या है, आर्टिकल 269 देखिए यहां पर क्या है। चूंकि ये जो है हमने कहा कि यहां पर जो है अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ गए हैं, तो इसलिए जो है ये पुराना यहां पर ये शो कर रहे हैं, नहीं तो अब जो है काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो वो आपको हम दिखा देते हैं कि आखिर क्या चेंजेस यहां पर आए हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 269 जो है यहां पर जो है, यहां पर देखिए क्या लिखा है, द टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन। मतलब ऐसे कर जो कि लगाए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और कलेक्ट भी किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन असाइन टू द स्टेट, राज्यों को सौंप दिए जाते हैं।
वो कौन से यहां पर कर होते हैं। तो यहां पर बहुत लंबा लिस्ट है, उस लिस्ट को न समझते हुए एक लाइन में अगर समझा जाए तो इंटर स्टेट जो यहां पर कॉमर्स होते हैं, इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है, उसका जो पैसा होता है वो किसके पास आता है, वो इंटर स्टेट ट्रेड जो है, अंतरराज्यीय व्यापार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वह लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट बट असाइन टू द स्टेट। तो इंटर स्टेट ट्रेड के जो टैक्स होते हैं, इंटर स्टेट टैक्स, अंतरराज्यीय कर, इंटर स्टेट टैक्स जो है वह यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। इसी तरीके से नया जो आर्टिकल आया हुआ है, यानी आर्टिकल जो है 269A, उस 269A में भी यहां पर जो है यह दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 269A में जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यानी आर्टिकल 269 जो पुराना वाला है वह उन ट्रेड को, वहां पर उन ट्रेड के टैक्स की बात करता है जो जीएसटी में शामिल नहीं है। अब यहीं पर जीएसटी के बारे में थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। जीएसटी बेसिकली क्या था, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। हमारे यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट वह टैक्स लगाते हैं, दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र, पहले भी बात कर लिया था। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसके ऊपर लगाया गया उसी से पैसा वसूला गया। इनकम टैक्स लगाया गया, आप इनकम कमाते हैं, आप पैसा दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि टैक्स लगाया गया कहीं और उसको पे कर रहा है कोई और। जैसे कंपनी पर लगाया गया इनकम टैक्स कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पर इतना जो है वह सेल टैक्स इतना होगा, इस पर जो है एक्साइज ड्यूटी इतनी होगी। लेकिन कंपनी क्या करती है, जो उसका अपना रियल कॉस्ट होता है उसमें जो है वो इंक्लूडिंग टैक्स लगा देती है, और वह टैक्स अल्टीमेटली कौन दे रहा होता है, वह टैक्स कंज्यूमर दे रहा होता है। जबकि टैक्स लगाया गया कहीं और दे कौन रहा है कहीं और, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होती है। ये सब इकोनॉमी में आप लोग देखते हैं। अभी फिलहाल यहां पर जो हम लोगों को समझना है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों यहां पर देते हैं। अब समस्या क्या है कि एक कोई कंपनी अगर वह इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी करना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो या वहां इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेहतर हो, और यह कब होता है, जब वहां पर कॉम्प्लिकेशंस न हो, जब वहां क्लियरिटी बहुत ज्यादा हो और वहां पर टैक्स टेररिज्म जैसी कंडीशन न हो, कर आतंकवाद नहीं है। अब एक कंपनी उत्तर प्रदेश में आई और यहां से एक प्रोडक्ट लेकर बिहार में गई, बिहार ने वहां पे टैक्स लगा दिया। बिहार से वो छत्तीसगढ़ जा रही है, छत्तीसगढ़ ने टैक्स लगा दिया। तो समस्या उसके पास ये आ रही है कि ये मल्टीपल टैक्सेस जो हैं यहां, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी टैक्स पॉलिसी अलग अलग तरीके की है, इसकी वजह से कंपनियों को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट का काम करना पड़ता है। यह बहुत उलझाऊ चीज होती है। तो यहां पर वो जो टैक्स लॉ अलग अलग तरीके के रूल रेगुलेशन है, इन्होंने कंपनियों को उलझा के रख दिया था। तो कहा गया कि भारत में एक सिंगल टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट मिलकर इस पर काम करें। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पर नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं उनको यूनिफॉर्म करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स में यूनियन गवर्नमेंट के भी टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट के भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनको शामिल किया गया है, और एक जीएसटी काउंसिल बना दिया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और यहां इन दोनों के द्वारा मिलकर वह टैक्स को डिसाइड किया जाता है। तो अच्छी बात यह है कि अब जीएसटी का जो डिसीजन है वह सेंटर, यूनियन और स्टेट अलग अलग नहीं करती है, बल्कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा होता है, और एक सिंगल पॉलिसी वहां पर टैक्स के संदर्भ में बन रही है। लेकिन जीएसटी जो कानून लाया गया उसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी नहीं है। कई इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी उसमें शामिल नहीं है, पेट्रोलियम पर जो टैक्स था वो अभी तक शामिल नहीं। तो यहां पर कई जो है टैक्सेस उसके एम्बिट से बाहर है। तो जिन वस्तुओं, जिन चीजों पर टैक्स जो है वह जीएसटी में शामिल है, उनके बारे में बोला गया है कि वहां पर जो उसमें केंद्र का हिस्सा है उस जीएसटी में, वह केंद्र के पास जाता होगा पैसा।
केंद्र सरकार उस जीएसटी के पैसे को जो इंटर स्टेट के दौरान होती है, उस पैसे को वह स्टेट को असाइन करती है। आर्टिकल्स 269 कैपिटल ए ऐसा बोलता है। और जो उसमें शामिल नहीं है जीएसटी में, उन वस्तुओं पर टैक्स, इंटर स्टेट जो टैक्स होता है, वह आर्टिकल 269 में वहां पर चलता है। तो यहां पर इस तरीके से यह बोला गया है। आर्टिकल 269 ए जो है वो ये कहता है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स हैं जीएसटी के गुड्स और सर्विसेज पर, उससे जो टैक्स कलेक्शन होगा, रेवेन्यू आएगा, उसको यूनियन गवर्नमेंट असाइंड स्टेट को करेगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर यहां पर किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 268, 269 और 269 ए यहां पर बोला गया है। तो अगर ये समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, एंगेज होंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन सारी चीजों को समझ पाना। कॉन्स्टिट्यूशन में इतना उलझा के इन चीजों को दिया गया है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन वो सिंपल आएंगे, जितना आप उलझना, आपके लिए स्कोप बहुत है। उलझना है तो खूब उलझिए, खूब पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन के लिए जरूरी है बस उतने तक आप अगर अपने को कन्फाइंड रखते हैं तो आपकी एनर्जी सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल होगी। तो समझते रहना है कि क्या यहां पर है। अब 268 स्टाम्प ड्यूटी का मामला हो गया, 269 इंटर स्टेट जो टैक्स हो गया, 269 ए जीएसटी पर टैक्स का हो गया, और 270 कहता है इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जितने टैक्सेस हैं, चाहे वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उन पर जो है टैक्सेस लेवीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। यानी कि वो सारे टैक्स, जितने भी केंद्र सरकार के टैक्स हैं, वह टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, लेकिन वह जो टैक्स होंगे वह केंद्र और राज्य के बीच में बांटे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर टू इन द यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट द ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिफर टू इन आर्टिकल्स 268 एंड 269, क्योंकि वो तो पहले ही कर दिए जा चुके हैं। Surcharge on taxes and duties referred in Article 271 and any cess levied for a specific purpose under any law made by Parliament shall be levied and collected by the Government of India and shall be distributed between the Union and State in the manner provided in Class 2। तो यहां पर आर्टिकल 270 कहता है यह डिविजिबल पूल है। यानी डिविजिबल पूल का मतलब है कि जहां केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाएगा। 268 केंद्र राज्य को दे रहा है, 269 केंद्र राज्य को दे रहा है, 269 ए केंद्र राज्य को दे रहा है, 270 केंद्र और राज्य में बट रहा है। ये डिविजिबल पूल है टैक्स का, जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में बांटा जाएगा। ये डिवीजन कौन करेगा? तो ये डिवीजन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन करता है। अब तक 15 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं और 15 फाइनेंस कमीशन ने जो वर्टिकल डिवोल्यूशन बताया है वह बताया कि 41% जो है टैक्स जो है वह यहां पर दिया जाएगा, वह स्टेट को यहां पर। तो ये यहां पर बोला गया है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अब एक चीज और यहां पर पहले समझ लेते हैं, तब फाइनेंस कमीशन और बाकी चीजों पर देखते हैं। दूसरा यहां पर यह भी बोला गया है कि जो यहां पर सरचार्ज और सेस होते हैं, आपने सुना होगा टैक्स अपॉन टैक्स और टैक्स अलोंग विथ टैक्स। तो सेस और सरचार्ज का आप कंसेप्ट सुनते हैं, जैसे कि कई बार सेस किसी पर्पस के लिए, एजुकेशन सेस आप सुनते हैं कि 30% जो है आपका कॉर्पोरेट टैक्स है और उसी पे 2% एक्स्ट्रा जो है वह सेस लगा दिया गया, शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, किसी चीज के लिए। तो यह जो है कर नहीं है, बल्कि एक खास उद्देश्य के लिए एक छोटा हिस्सा वहां पे करदाता से लिया जा रहा है, टैक्स पेयर से लिया जा रहा है। तो सेस और सरचार्ज की खासियत यह है कि ये जो रेवेन्यू होता है यह यूनियन गवर्नमेंट के पास यह पैसा आता है और यह डिविजिबल नहीं होता है। सेस और सरचार्ज डिविजिबल नहीं होता है, यानी ये बाकी सारे जो टैक्स और ड्यूटी हैं केंद्र और राज्य के बीच बटेंगे, लेकिन सेस और सरचार्ज यह एक्सक्लूसिव पावर जो है, यह यहां एक्सक्लूसिव कंट्रोल इस पर किसका होता है? यूनियन गवर्नमेंट का होता है और यह डिविजिबल नहीं होता है। क्लियर है? तो एक तो यहां पर पहले यह समझना था कि टैक्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो हम लोगों को समझना है वह है फाइनेंस कमीशन के बारे में, कि यह फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कैसे काम करता है,
और यहां पर उसका कंपोजिशन क्या है। फाइनेंस कमीशन देखने के बाद हम लोग वहां पर देखेंगे जो ग्रांट इन एड यानी अनुदान कैसे दिए जाते हैं। तो अनुदान में आर्टिकल 275 और आर्टिकल 282 ये दो हम लोग वहां पर देखेंगे। फिर वहीं पर हम लोग नीति आयोग के बारे में भी देखेंगे कि नीति आयोग क्या होता है, और जीएसटी काउंसिल के बारे में भी देखेंगे कि ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है। और फिर वहां से हम लोग मूव करेंगे जीएसटी काउंसिल से किसकी तरफ, हम लोग आगे देखेंगे बोरोइंग जो यहां पर अथॉरिटी होती है, यूनियन गवर्नमेंट बोरो कैसे करता है और स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा ये जो फाइनेंशियल रिलेशन है तब कहीं जाकर वह क्लोज हो पाएगा। तो आइए पहले हम लोग फाइनेंस कमीशन की तरफ चलते हैं, यानी वित्त आयोग की तरफ यहां पर चलते हैं। तो फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया गया। फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है यहां आर्टिकल 280 में प्रोविजन किया गया, 280 में किया गया है। तो देखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या बोला गया है। हमने कहा ना आर्टिकल 270 में जो पैसा बटेगा वो केंद्र राज्य के बीच फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 280 कहता है द प्रेसिडेंट शैल विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th year or at such earlier time as the president consider necessary by order constitute a finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president। यानी कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस वक्त बोला गया था कि अगले 2 साल के अंदर पहला फाइनेंस कमीशन आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद जब पहला फाइनेंस कमीशन आ जाएगा जिस स्थिति से, उसके बाद हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन, नया फाइनेंस कमीशन गठित होना चाहिए। और यह कौन गठित करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब तक 14 जो है वह फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2020 से जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा वह एस्टेब्लिश किया जाता है। जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो प्रेसिडेंट और जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं और उनका क्या वहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे लोगों को बनाया जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में बोला गया है। तो ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर हमने बोला था किया जाता है। और हर एक 5th ईयर पर, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, शुरुआत में 2 साल था लेकिन अब नियम क्या है, 5 वर्ष की समाप्ति पर। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। यहां पर एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं। और ये सब जो हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहां पर चेयरमैन कौन होता है, थोड़ा इनका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जिसे पब्लिक मैटर्स का एक्सपीरियंस हो, सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो, सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। मेंबर्स जो हैं 4 जो अलग अलग मेंबर हैं उनमें एक मेंबर्स का जो है वह हाई कोर्ट का जज हो या जज होने की जो है क्वालिटी रखता हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसकी योग्यता रखने वाला।
या उसकी योग्यता रखने वाला। दूसरा, गवर्नमेंट के जो है वह फाइनेंस और अकाउंट का जो है वह विशेष ज्ञान रखने वाला, स्पेशल नॉलेज यहां पर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट का और फाइनेंस का। सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। और फाइनेंशियल मैटर में जो है उसके पास जो है एक अनुभव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर में, वित्तीय मामलों और प्रशासन का अनुभव होना चाहिए उसके पास। और इसके साथ साथ वहां पर जो है वहां पर जो दिखाई देना चाहिए कि अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो। अर्थशास्त्र का ज्ञान यहां पर होना चाहिए। तो 4 मेंबर ये होते हैं। क्या यहां पर इसका फंक्शन होता है? यह रिकमेंडेशन देता है। किन चीजों पर फंक्शन इसकी रिकमेंडेशन देता है? रिकमेंडेशन यहां पर इसका काम होता है, रिकमेंडेशन देना। रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन किन चीजों पे अनुशंसा, किस चीजों पे? पहला, द डिस्ट्रीब्यूशन between the union and state, between the union and state of the net proceed of taxes, जो टोटल टैक्स है केंद्र सरकार का उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे केंद्र और राज्य के बीच में होगा। दूसरा, द प्रिंसिपल्स which should govern the grants in aid to given out of the consolidated fund of India। तो ये भी बताता है कि जो पैसा सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को मिलना चाहिए वह कैसे मिलना चाहिए। सहायता अनुदान भी ये बताता है, रिकमेंडेशन देता है। और अदर रिकमेंडेशन, जो अदर रिकमेंडेशन भी देता है प्रेसिडेंट के कहने पे। प्रेसिडेंट अगर कुछ कहते हैं तो यहां पर ये अदर रिकमेंडेशन देता है। ये सब इसके काम होते हैं। लेकिन एक और इसका महत्वपूर्ण काम है, वो भी समझ लीजिएगा। यहां पर हमने कहा ड्यूटी, देखिए फिर से एक बार तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस which are to be or may be divided between them under this chapter। तो ये सब छोड़िए, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस। दूसरा क्या है? द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तीसरा इसका काम देखिए क्या है? द मेजर्स नीडेड टू ऑगुमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ पंचायत ऑफ द इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ recommendations made by finance commission of the state। अब ये अपने आप में, और ये दोनों ले लीजिए, ये म्यूनिसिपैलिटी के लिए, ये पंचायत के लिए। मतलब ये है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वह यूनियन गवर्नमेंट को यहां पर रिकमेंडेशन देती है कि
यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कॉन्सोलिडेटेड फंड से जो है वह स्टेट के कॉन्सोलिडेटेड फंड में कितना पैसा आगुमेंट करे, कितना सप्लीमेंट करे, जिससे कि पंचायतों की व्यवस्था अच्छे से हो सके। अब एक चीज समझिएगा, केंद्र सरकार सीधे पंचायतों को पैसा नहीं दे सकती है, क्योंकि पंचायतें और नगर पालिकाएं, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। तो यहां पर फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड अलोकेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब वो पैसा किसको मिलता है, स्टेट को, लेकिन इन द नेम ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। नाम रहता है पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी का कि स्टेट को वह पैसा पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी पर ही खर्च करना होगा, इसीलिए वो पैसा दिया जाता है। तो यह जो कितना पैसा होगा, किस रूप में दिया जाएगा, यह रिकमेंडेशन भी कौन दे रहा होता है, फाइनेंस कमीशन दे रहा होता है। लेकिन यह याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन केवल रिकमेंडेशन देता है, इसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास मंडे में हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन देखेंगे। हम लोग वहां पर ग्रांट इन एड देखेंगे, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, बोरोइंग पावर, ये सारी चीजें देखने के बाद जो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो इमर्जिंग इश्यूज यानी डिबेट है वो देखेंगे। तो मंडे को हम इससे रिलेटेड मेंस वाले क्वेश्चन देखेंगे, और फिर ट्यूसडे से हम लोग पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे, फिर आरपीए एक्ट देखेंगे। तो ये सब चीजें उसके बाद एक एक करके चलेंगी। अब जितनी भी क्लासेस हमने कहा था कि वो इतनी लंबी लंबी क्लासेस नहीं है। रिवीजन, जो नोट्स मिला है उसको रिवीजन कीजिए, जो बुक आपके पास है उसका रिवीजन कीजिए, कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझते चलिए, जिससे कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्ट्स को याद करना आसान होता है, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फैक्ट रख पाना बहुत मुश्किल होता जाएगा। परसों मिलते हैं, थैंक यू।